नाउ लेट अस टॉक अबाउट पेनिसिलिन इन डिटेल। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि मैंने जस्ट इससे पहले एक वीडियो अपलोड की है जिसके अंदर मैंने आपको ये चार्ट एक्सप्लेन किया और मैंने पेनिसिलिन और जितनी भी बाकी के एंटीबायोटिक्स थी उन सबकी क्लासिफिकेशन और जो भी ड्रग्स थी वो एक्सप्लेन कर दी हैं। तो आपने पहले क्या करना है, पहले आपने ये वाली वीडियो देखनी है, उसके बाद फिर आपने ये जितनी भी यहाँ पे ड्रग्स लिखे हुए हैं पेनिसिलिन की जितनी भी क्लासिफिकेशन है उसको अच्छी तरह समझना है और फिर आपने इस वीडियो पे आना है। ठीक है? तो यहाँ पर हमने सारी क्लासिफिकेशन की और ड्रग्स को याद करने की जो भी ट्रिक्स थी उनकी बात कर ली थी। आपको ड्रग्स याद हो गई हैं, आपको क्लासिफिकेशन समझ आ गई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम पेनिसिलिन को थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद हमारा टॉपिक डन हो जाएगा और फिर हम एक-एक करके इन सारी ड्रग्स को भी कवर कर लेंगे और हमारी एंटीबायोटिक्स कवर हो जाएँगी। ठीक है? अभी हम बात करते हैं पेनिसिलिन की विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम। अच्छा, अब हमने लास्ट वीडियो में भी इस बात को पढ़ा था कि आपकी जो पेनिसिलिन होती है ना, वो सेल वॉल की इन्हिबिटर होती है, ठीक है? हमने उसको पढ़ा था इन द लिस्ट ऑफ सेल वॉल इन्हिबिटर कि जो पेनिसिलिन है, वो बैक्टीरिया की सेल वॉल को इन्हिबिट कर देगी। अब वो किस तरह करेगी, वो हम डिटेल में पढ़ने लगे हैं। तो आपकी पेनिसिलिन का मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है, वो हम पढ़ते हैं, ठीक है? सबसे पहले तो आपने इमेजिन करना है कि ये जितना भी यहाँ पे पार्ट है ना, ये बैक्टीरिया की सेल वॉल है, ठीक है? आपकी पेनिसिलिन इस पे आके अटैक करेगी। होता क्या है, पहले हम नॉर्मली अगर बात करें कि बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी किस तरह होती है, तो आपके पास ना चेन्स होती हैं। नोट करो, यहाँ पर भी एक ना यहाँ पर भी एक चेन है, ये देखो, एक पॉलीसेकेराइड चेन ये रही, दूसरी पॉलीसेकेराइड चेन ये रही। इनको कनेक्ट किया हुआ होता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपेप्टाइडेशन और ट्रांसपेप्टाइडेशन करने के लिए आपको किसकी ज़रूरत होती है, एक एंजाइम की ज़रूरत होती है जिसका नेम होता है ट्रांसपेप्टाइडेज़, ठीक है? ये जो ट्रांसपेप्टाइडेज़ होता है, ये बीच में कुछ पेप्टाइड्स को ऐड करके स्ट्रॉन्ग कर देगा सेल वॉल को। अगेन आई एम टेलिंग यू कि आपकी बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी किस तरह है। ये एक पॉलीसेकेराइड चेन है, दूसरी ये पॉलीसेकेराइड चेन है। ये तो यहाँ पे शुगर्स है ना, हमें प्रोटीन को भी ऐड करना है। तो प्रोटीन को ऐड कौन करवाता है? ट्रांसपेप्टाइडेज़ एंजाइम करवाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपेप्टाइडेशन, ठीक है? अब आपकी पेनिसिलिन क्या करती है? आप यहाँ पे नोट करो कि जो पेनिसिलिन है वो क्या कर रही है? वो इस एंजाइम के पास जाके बाइंड हो जाती है। जब वो यहाँ बाइंड हो जाती है तो आपका ये जो एंजाइम है जिसने इन दोनों पेप्टाइड चेन्स को कनेक्ट करना था, ये हो जाता है इनएक्टिवेट। जब ये इनएक्टिवेट हो जाता है तो क्या आपकी ये वाली चेन और ये वाली चेन कनेक्ट हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। क्या ये जो आपका पूरा पेप्टाइडेशन का प्रोसेस है ये हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। सो एज़ अ रिजल्ट ऑफ दिस बाइंडिंग आपका क्या होता है, पेनिसिलिन ट्रांसपेप्टाइडेशन को इनहिबिट कर देती है। नोट्स की तरफ चलो और फिर से हम समझेंगे। तो क्या लिखा है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि ये बाइंड हो जाती है टू द पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। इसी की बात हो रही है, इसी को हम कहते हैं पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन, पीबीपी। क्योंकि पेनिसिलिन इसके पास जाके बाइंड हो जाती है ना, इसलिए हम इसको कहते हैं पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। तो आपकी पेनिसिलिन इस पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन पे जाके बाइंड हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, ट्रांसपेप्टाइडेशन को इनहिबिट कर देगी। ये जो पूरा प्रोसेस है ये इनहिबिट हो गया। क्यों? क्योंकि आपने ये जो मेन एंजाइम है इसी को आपने इनएक्टिवेट कर दिया है, ठीक है? तो ये पूरा जो चेन्स है वो कनेक्ट नहीं हो पाएँगी, पेप्टाइड्स नहीं लग पाएँगे, प्रोसेस ही हो ही नहीं पाएगा, ठीक है? एज़ अ रिज़ल्ट आपकी जब सेल वॉल ही नहीं होगी तो आपके जो ऑटोलाइटिक एंजाइम्स होंगे, आपके सेल के अंदर ही कुछ ऑटोलाइटिक एंजाइम्स पड़े होते हैं, वो आप समझेंगे कि अभी जो सेल है उसकी ना डिस्ट्रक्शन हो गई है और वो ये एंजाइम्स जो होंगे वो रिलीज़ हो जाएँगे। एज़ अ रिज़ल्ट क्या होगा, वो पूरा का पूरा सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है? सेल की डेथ हो जाएगी। तो इस तरह आपकी जो पेनिसिलिन होती है वो बैक्टीरियल सेल को किल करती है, ठीक है? समझ में आया? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो समझ आ गया होगा, ठीक है? आगे चलते हैं और एक बार रिवाइज़ करते हैं। पेनिसिलिन आपकी पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन पे बाइंड होती है, ट्रांसपेप्टाइडेशन के प्रोसेस को इनहिबिट करती है, जिसकी वजह से सेल के अंदर मौजूद एंजाइम जो होते हैं, वो सेल की ऑटोलाइसिस कर देते हैं, सेल की हो जाती है डेथ और बैक्टीरियल सेल हो जाता है किल और हमारा जो हीरो है, वो हमें बैक्टीरियल सेल से प्रोटेक्ट कर लेता है, ठीक है जी? अब हम बात करेंगे पेनिसिलिन की फार्माकोकाइनेटिक्स की। अगर अभी तक आपको नहीं पता है, आपने बेसिक फार्मा नहीं पढ़ी, आपको नहीं पता कि फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होती है, तो फार्माकोकाइनेटिक्स में हम ये पढ़ते हैं कि एक ड्रग जो होती है वो बॉडी के अंदर क्या हो रहा होता है उसके साथ, ठीक है? वो एब्ज़ॉर्ब किस तरह होती है, वो मेटाबोलाइज़ कैसे होती है, वो एक्सक्रीट किसके थ्रू होती है, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं इन द फार्माकोकाइनेटिक्स। अभी हम बात करें पेनिसिलिन की फार्माकोकाइनेटिक्स की कि पेनिसिलिन किस तरह हमारी बॉडी में आएगी और किस तरह एक्सक्रीट होगी, वो मैं आपको पढ़ाने लगी हूँ, ठीक है? सबसे पहले तो आप इस चीज़ को समझो कि मोस्टली जो पेनिसिलिन होती हैं वो आप ओरली ले सकते हो, लेकिन आपने याद रखना है कि जो पेनिसिलिन जी होती है उसको आप ओरली नहीं ले सकते। अब अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है तो वहाँ पे मैंने आपको ये बात एक्सप्लेन कर दी थी कि आपकी जो पेनिसिलिन्स होती हैं, बेसिकली जो पेनिसिलिन जी होती है, ये पेनिसिलिन की एक टाइप है, ये एसिड को बेयर नहीं कर सकती। तो इसलिए अगर हम इसको ओरली खाएँगे तो क्या होगा? स्टमक में जाएगी, स्टमक में एसिड है। इसकी वजह से क्या होगा? ये जो पेनिसिलिन जी होगी डिस्ट्रॉय हो जाएगी और अपना काम नहीं कर पाएगी। एब्ज़ॉर्ब होने से पहले ही बॉडी के अंदर क्या होगा इसके साथ? ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसलिए हम पेनिसिलिन जी को कैसे देते हैं? हम पेनिसिलिन जी को आईवी की फॉर्म में देते हैं। आईवी का मतलब होता है इंट्रावेनसली, वेन्स में आपको इंजेक्शन के थ्रू लगाया जाता है पेनिसिलिन जी।
ठीक है, समझ में आया? तो आपने सबसे पहले क्या समझा कि पेनिसिलिन को आप ओरली लेते हो, ठीक है? माउथ में, बगल कैविटी में आप टैबलेट्स वगैरह लेते हो, लेकिन आपने पेनिसिलिन जी को कभी भी ओरली नहीं देना, आपने उसको आईवी ही देना है, ठीक है? ये आपका एमसीक्यू है। उसके बाद अभी आपकी बॉडी के अंदर आ गई, बॉडी के अंदर एब्ज़ॉर्ब हो गई, आपके ब्लड में एब्ज़ॉर्ब हो गई, जहाँ पे भी बैक्टीरिया था इसने उसको किल कर दिया। अब इसने एक्सक्रीट होना है। एक्सक्रीट होने के लिए क्या होता है, ये किडनी के पास जाती है, ठीक है? अब अगर मैं यहाँ पे किडनी बनाने की कोशिश करूँ, ये आपकी किडनी है और आपको पता है कि आपकी किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं, ठीक है? जो कि बेसिकली क्या करते हैं, यूरिन बनाने में आपकी हेल्प करते हैं। और अब आपने क्या करना है, आपने इस ड्रग को भी यूरिन के थ्रू ही अपनी बॉडी से एक्सक्रीट करना है। तो होता क्या है कि आपकी ये जो भी ड्रग होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि ये जो ब्लैक कलर है ना, ये आपकी ड्रग है, ठीक है? अब पहले ये आपकी पूरी बॉडी में वो ओरली आई, उसके बाद इसने अपना काम किया, अब ये किडनी में आ गई। किडनी में ट्रैवल करते हुए आई, किडनी के ट्यूब्स में आई, वहाँ पे ये आई नेफ्रॉन्स में और फिर ये एक्सक्रीट हो गई इन योर यूरिन, ठीक है? ये है इसका एक्सक्रीशन। अब एक ड्रग होती है जिसका नाम होता है प्रोबेनिसेट। क्या नेम है? प्रोबेनिसेट। प्रोबेनिसेट ना इस वाले पार्ट को थोड़ी देर के लिए इनहिबिट कर देती है, ठीक है? तो अगर आप चाहते हो कि आपकी पेनिसिलिन बॉडी के अंदर ज़्यादा रहे, तो आप साथ प्रोबेनिसेट भी दे सकते हो, क्योंकि वो फिर इसको एक्सक्रीट नहीं होने देगी। जब उसको एक्सक्रीट नहीं होने देगी तो पेनिसिलिन वापस से बॉडी में एब्ज़ॉर्ब हो जाएगी और वो अपना काम एंटीबैक्टीरियल काम और करेगी, ठीक है? तो इन शॉर्ट, अगर अभी भी समझ नहीं आया, फिर से बताती हूँ कि आपकी ये जो पेनिसिलिन है वो यूरिन में एक्सक्रीट होती है, इसलिए आप इस ट्यूबुलर सिक्रीशन को इनहिबिट करने के लिए क्या करते हो, एक ड्रग दे देते हो जिसका नेम है प्रोबेनिसेट। अगर ये ड्रग दे दोगे तो फिर पेनिसिलिन आपकी बॉडी में ज़्यादा देर तक रहेगी, ठीक है? क्योंकि ये जो एक्सक्रीशन का ये जो यूरिन का जो मैंने पूरा स्ट्रक्चर बनाया था, ये उसको इनहिबिट कर देती है प्रोबेनिसेट, ठीक है? अच्छा, एक और चीज़ आपको ये बतानी थी कि वैसे तो सारी पेनिसिलिन यूरिन में एक्सक्रीट हो रही हैं, लेकिन नेफ्सिलिन और एम्पिसिलिन ये बाइल में एक्सक्रीट होती हैं। अगर हम अपने चार्ट की तरफ चलें, वहाँ पे हमने ड्रग्स पढ़ी हुई हैं। नेफ्सिलिन हमने कहाँ पढ़ा था? ये देखिए, नेफ्सिलिन हमने पढ़ा था पेनिसिलिन रेजिस्टेंट ड्रग में। एम्पिसिलिन हमने कहाँ पढ़ा था? पेनिसिलिनेस सेंसिटिव वाइडर स्पेक्ट्रम ड्रग्स में, ठीक है? तो ये जो मैंने हाइलाइट की हैं, ये जो दोनों ड्रग्स होंगी, ये कहाँ पे? आपकी बाइल में एक्सक्रीट होंगी। बाकी जितनी ये पेनिसिलिन्स होती हैं, वो कहाँ से एक्सक्रीट होती हैं? वो आपकी यूरिन में एक्सक्रीट होती हैं, ठीक है जी? तो ये हमने बात कर ली पेनिसिलिन की फार्माकोकाइनेटिक्स की। अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की। हमने तो देख लिया कि पेनिसिलिन बैक्टीरिया के साथ क्या कर रही है। अब हम ये देखेंगे कि आपका बैक्टीरिया भी तो विलन है, वो भी तो कुछ ना कुछ करेगा ना। तो बैक्टीरिया खुद किस तरह अपने आप को पेनिसिलिन से बचाता है, इसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। ये बैक्टीरिया ने रेजिस्टेंस डेवलप की। अब बैक्टीरिया डिफरेंट तरह से करता है। मैं आपको वो बताऊंगी जो इंपॉर्टेंट, जो आपकी बुक में मेंशन है, ठीक है? अच्छा, अब बैक्टीरिया किस-किस तरह रेजिस्टेंस डेवलप कर सकते हैं। कुछ बैक्टीरियाज़ होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने अंदर ना ये इफ्लक्स पंप को जनरेट कर लेते हैं। इसकी वजह से क्या होगा, अब एग्ज़ाम्पल ये जो पेनिसिलिन थी, इसने कोशिश की बैक्टीरिया के सेल वॉल के अंदर आके डिस्ट्रक्शन करने की। तो इसने क्या करा, बैक्टीरिया ने इफ्लक्स पंप जनरेट किया। अब आप नोट करो, ये जो इफ्लक्स पंप है क्या कर रहा है, उठा-उठा के पेनिसिलिन को बाहर फेंक रहा है। नोट कर रहे हो? तो पेनिसिलिन को निकाल दिया जाता है बैक्टीरिया से कि निकल जाओ। तो कुछ बैक्टीरियाज़ क्या करते हैं, अपने अंदर ये इफ्लक्स पंप जनरेट कर लेते हैं। ओके, अब आप यहाँ पे नोट करो, ये एक एंजाइम है, इसका नेम क्या है? अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है तो वहाँ मैंने एक एंजाइम आपको पढ़ाया था। मैंने आपको पढ़ाया था एक एंजाइम जिसका नेम था पेनिसिलिनेस। इसी का दूसरा नाम होता है बीटा लैक्टामेस, ठीक है? तो मैं पेनिसिलिनेस ही बोलूँगी। अच्छा, पेनिसिलिनेस क्या करता है? मैंने आपको वहाँ भी पढ़ाया था कि बैक्टीरिया खुद को सेव करने के लिए एक एंजाइम बना लेता था, जो कि पेनिसिलिन से खुद को बचा लेता था, ठीक है? तो वो ये करता था कि एंजाइम बनाया, अब जैसे ही पेनिसिलिन यहाँ पे काम करने आएगी, इसको एंट्री तक नहीं मिलेगी, ये एंजाइम पेनिसिलिन को इस तरह ब्रेक कर देगा, ठीक है? तभी इसका नाम है पेनिसिलिनेस। अब थर्ड आपको ये याद रखना है, टारगेट अल्टरेशन। आपकी पेनिसिलिन का टारगेट कौन थी? अगर आप यहाँ पे चलो पीछे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में, तो आपके पेनिसिलिन का टारगेट थी ये प्रोटीन, जिसका नाम हमने क्या रखा था? पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। तो आपकी ये जो पेनिसिलिन्स हैं, इनके अगेंस्ट बैक्टीरिया किस तरह रेजिस्टेंस डेवलप करते हैं कि वो ये जो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन है, इसका स्ट्रक्चर चेंज कर लेते हैं। अब जब स्ट्रक्चर चेंज होगा तो क्या पेनिसिलिन इसमें फिक्स हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। क्या इसको इनएक्टिवेट कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, क्योंकि पेनिसिलिन इसके अंदर जा ही नहीं पाएगी, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। तो इसीलिए कुछ बैक्टीरियाज क्या करते हैं, वो टारगेट को अल्टर कर देते हैं। जो भी ड्रग का टारगेट है उसको अल्टर कर दिया, तो अब वो ड्रग वहाँ आके काम ही नहीं कर पाएगी। तो आपको ये 3 फिनोमेना याद रखने हैं, ठीक है? कौन-कौन से? एक तो मैंने आपको बताया, इफ्लक्स पम्प जनरेट हो जाता है, दूसरा बीटा लैक्टामेसेस की प्रोडक्शन हो जाती है और थर्ड टारगेट की अल्टरेशन हो जाती है। अब आपसे पूछा जाता है कि कौन-सा बैक्टीरिया कौन-सा वाला रेजिस्टेंस डेवलप कर रहा है, और ये एमसीक्यू में आता भी है, और वो आपको बताती हूँ मैं।
हाँ जी, तो मैं आपको बता रही थी कि कौन-सा बैक्टीरिया कौन-सी वाली रेजिस्टेंस डेवलप करता है। तो अगर आप यहाँ पे नोट करो, मैंने आपको कहा टारगेट अल्टरेशन यानी कि पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन में चेंज लेकर आना। अब ये कौन लेकर आता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। एक ना बैक्टीरिया होता है, उसका नाम होता है एस ऑरियस, ठीक है? एस ऑरियस। हमने क्या करा, हमने इसको ना एक पेनिसिलिन दी जिसका नाम था मेथिसिलिन, ठीक है? मेथिसिलिन, सही है? ओके। हमने इसको मेथिसिलिन दिया, अब इसने क्या करा, अपने अंदर रेजिस्टेंस लेकर आया और इसने अपनी जो फॉस पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन है ना, उसको चेंज कर दिया, ठीक है? जब चेंज कर दिया तो हमने इसका नया नाम रखा। हमने इसको कहना शुरू कर दिया एमआरएसए। एमआरएसए स्टैंड्स फॉर मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफ ऑरियस, क्योंकि मेथिसिलिन से रेजिस्ट हो गया था आपका ये बैक्टीरिया जिसका नेम था एस ऑरियस। तो अब हमने इसको क्या कहना शुरू कर दिया, मरसा, ठीक है? अब आपकी जो पेनिसिलिन है, ये आपके एस ऑरियस के लिए काम की नहीं रही थी, ठीक है? तो दिस इज हाउ ऑरियस डेवलप रेजिस्टेंस अगेंस्ट मेथिसिलिन, ठीक है जी? मेथिसिलिन भी एक टाइप की पेनिसिलिन ही है, अगर आपने अभी तक लास्ट वीडियो नहीं देखी तो देख लो, सही है? ओके। इसके अलावा जी एक और आपका बैक्टीरिया था, उसका नाम था जी स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी, ठीक है? जो स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी था, इसके अंदर भी आपने क्या करा, इसको भी आपने पेनिसिलिन दी। जब इसको आपने पेनिसिलिन दी, इसने भी क्या करा, अपने पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन में चेंज लेकर आया। अब जब ये अपनी पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन में चेंज लेकर आया तो वही हुआ कि हमने इसका भी नाम चेंज कर दिया। हम इसको कहना शुरू कर दिया पीआरएसपी। पीआरएसपी स्टैंड फॉर व्हाट? पेनिसिलिन रेजिस्टेंस स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी, ठीक है? क्योंकि आपका ये जो बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी, ये पेनिसिलिन से रेजिस्ट हो गया। आपसे सिंपली ये एब्रिविएशन पूछ लेते हैं, पीआरएसपी की एब्रिविएशन बताओ, ठीक है? तो यू शुड नो ना कि ये क्या है। आपसे पूछ लेते हैं एमआरएसए की बताओ, तो यू शुड नो कि वो मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफ ऑरियस है, ठीक है जी? तो अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखो यहाँ पे, पेनिसिलिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी? तो मैंने आपको बताया कि आपके ये जो मरसा हैं और इसके अलावा जो पीआरएसपी हैं, वो अपनी पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन में चेंज लेकर आते हैं, जिसकी वजह से उनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं, ठीक है? हम लम्स के पास पेपर्स भी करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाता है कि सिफिलिस एक डिजीज़ है, उसके लिए आप कौन सी पेनिसिलिन देते हो? तो पेनिसिलिन जी उसके लिए दी जाती है। कौन सी पेनिसिलिन है जो कि आप प्रेगनेंसी में भी दे सकते हो? वैसे जो आपकी पेनिसिलिन होती हैं वो मोस्टली कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं प्रेगनेंसी में, आपको नहीं देनी चाहिए। लेकिन कौन है जो कि सेफ़ है? तो एम्पिसिलिन हमने एक ड्रग पढ़ी थी, वो आपकी प्रेगनेंसी में भी सेव होती है, तो आप उसको दे सकते हो, ठीक है? फिर ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि कौन है जो कि अपनी पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन में चेंज लेके आता है, मरसा और पीआरएसपी। ये दोनों भी मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन किए हैं। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे नोट करो, लिखा है चेंज इन द पोरन स्ट्रक्चर, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया, अभी करती हूँ। जैसे ये बैक्टीरिया की सेल वॉल है, तो यहाँ पर कुछ चैनल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं पोरन, ठीक है? होता क्या है कि जो भी पेनिसिलिन होती है वो इन चैनल्स के थ्रू अंदर आ रही है, फॉर एग्जाम्पल। तो आपका बैक्टीरिया क्या करेगा, इस चैनल के अंदर चेंज लेकर आ जाएगा, तो पेनिसिलिन अंदर आ ही नहीं पाएगी, ठीक है? तो ये आपका एक बैक्टीरिया होगा जिसका नाम होता है स्यूडोमोनास एरुगिनेज़ा। ये अपने इस पॉलिन स्ट्रक्चर में चेंज करके आता है, जिसकी वजह से पेनिसिलिन अंदर नहीं आ पाती, अपना काम नहीं कर पाती इसके अगेंस्ट। ओके जी, समझ में आ गया? ये सारे के सारे आपके पास पेपर्स थे, मैं कोशिश करूँगी मैं और भी वीडियोज़ बनाऊँ पास पेपर्स पे, लेकिन अभी के लिए आपने सब कुछ याद रखना है, ओके? अच्छा, पेनिसिलिन के साइड इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं। हर ड्रग्स के आपके साइड इफ़ेक्ट भी पूछे जाते हैं, ठीक है? और ये बहुत एमसीक्यू में आपको डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि आपका जो एनाफाइलैक्सिस है या फिर स्किन रैशेज़ है वो कौन करवाता है? तो आपने बता देना है पेनिसिलिन, ठीक है? इनमें से और कुछ याद रहे या ना रहे, ये आपने ज़रूर याद करना है कि आपका ये जो पेनिसिलिन है वो आपको रैशेज़ वगैरह, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन वगैरह करवाता है। ओके, अच्छा, इसके अलावा भी हम देख लेते हैं। आपने इस निमोनिक को याद रखना है, बैड एंड ट्रिपल एस, ठीक है? तो ब्लैक टंग, एब्डोमिनल पेन, डायरिया, स्किन रैशेज़, सीज़र्स एंड स्टमक अपसेट, ठीक है जी? ये आपके साइड इफ़ेक्ट्स हो गए। अब बस लास्ट हमारे रहते हैं पेनिसिलिन के यूजेस। ये बहुत ही अच्छा पायरामिड है और इससे आपको बहुत अच्छी हेल्प हो जाएगी कि आपने किस तरह यूजेस याद रखने हैं, ठीक है? जब आप माइक्रो पढ़ोगे तो आपको ये और अच्छा समझ आएगा, लेकिन मैं फिर भी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है? क्लासिफिकेशन मैंने आपको पेनिसिलिन की करवा दी थी। वहाँ मैंने आपको बताया था कि आपके पास पहले नैरो स्पेक्ट्रम ड्रग्स आई थी, जिनका नाम था पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन वी, राइट? आपको याद होगा, ठीक है? तो वहाँ पर ना हमने ये पढ़ा था कि नैरो स्पेक्ट्रम था इनका, ये कुछ बैक्टीरिया को कवर कर पाती थी। तो ये कुछ ग्राम पॉजिटिव कोकाई को, कुछ ग्राम नेगेटिव कोका और बेसिलाई को, कुछ स्पाइरोकीट्स को और कुछ एनारोब बैक्टीरिया को कवर कर पाती थी। बेसिकली ये सब बैक्टीरियाज़ ही हैं। अभी तक अगर माइक्रो नहीं पढ़ी तो इतना समझ लो कि आपकी पेनिसिलिन इन सब बैक्टीरिया को कवर कर पाती थी। ओके, फिर क्या हुआ, फिर आपने वाइडर स्पेक्ट्रम ड्रग्स बनाई। वाइडर स्पेक्ट्रम का स्पेक्ट्रम वाइड था, तो ये और ग्राम नेगेटिव बेसिलाई को कवर कर पाती थी, ठीक है? उसके बाद जो आपकी पिपरसिलिन थी, वो और ज़्यादा ग्राम नेगेटिव बेसिलाई को कवर कर पाते थे, उसका स्पेक्ट्रम और ज़्यादा वाइड था, ठीक है जी? और एक आपका बैक्टीरिया होता है स्यूडोमोनास, ये इसके लिए आपको पूछा जाता है कि स्यूडोमोनास के लिए आपको कौन-सी ड्रग देनी है, तो आपने पिपरसिलिन बोलना है। ये जो आपकी पुरानी पेनिसिलिन्स थी, ये स्यूडोमोनास को कवर नहीं कर पाती थी। ये बात मैंने आपको उस स्टोरी में ही बताई थी कि कुछ न्यू बैक्टीरियाज़ आ गए थे जिनके लिए आपकी न्यूरोस्पेक्ट्रम काम की नहीं रही थी, तो हमने वाइडर स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन्स बनाई थी। तो ये वही बात यहाँ पे मेंशन है कि स्यूडोमोनास के लिए आपने पिपरसिलिन देनी है, ना कि पुरानी पेनिसिलिन्स देनी है।
ओके जी, तो ये आपका चार्ट था। अभी के लिए बस ये याद कर लो कि आपके कुछ ग्राम पॉज़िटिव कोकाई, बेसिलस, स्पाइरोकीट्स के लिए पेनिसिलिन है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि स्यूडोमोनास के लिए और वाइडर स्पेक्ट्रम ड्रग्स कौन-सी हैं, तो आपने पिपेरसिलिन, एमोक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन इन सबको याद रखना है। ओके जी। और साथ यहाँ पे ये बात मेंशन है कि मैंने आपको बताया था ना कि आप पिपरसिलिन के साथ टेज़ोबैक्टम दे दो, एमोक्सिसिलिन के साथ क्लोवोनिक एसिड दे दो। इससे आपका क्या होगा, जो वो पीछे एंज़ाइम है ना, ये वाला एंज़ाइम मैं आपको बताती हूँ। ये वाला एंज़ाइम इनहिबिट रहेगा, ठीक है? तो ये आप पेनिसिलिन के इन्हिबिटर दे सकते हो। कौन-कौन से थे? टेज़ोबैक्टम, पिप और क्लोवोनिक एसिड वगैरह। ये हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। ठीक है जी? तो पहले उस वीडियो को देखना, फिर इस वीडियो को समझना, हो जाएगा। पेनिसिलिन इज़ डन।